हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीएम क्लासेस ऑफ होम साइंस। आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होंगे अपनी पढ़ाई को लेके। आपका एग्ज़ाम जो है आने ही वाला है। तो जैसे कि हमने अपने चैनल पे पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी, बिकॉज़ पीवाईक्यू जो भी होते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके जाइए, बिकॉज़ वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है पीवाईक्यू सीरीज़ अपनी स्टार्ट की थी, जहाँ पे हम 2012 से लेकर 2024 तक रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपके 2012 जून और दिसंबर का पेपर ऑलरेडी कवर करा दिया है। तो अभी हम आपका 2013 का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, और आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए। तो जहाँ पे हम वहाँ के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पे आपको हर तरह के जो भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आने रहने वाले हैं होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे, वो भी आपको पूरे प्रॉपर कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये आपका रिसर्च से पूछा गया है, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो अभी पूछा है आपको फॉलोइंग आर द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इसमें से जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक होता क्या है, फिर आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो पैरामीट्रिक टेस्ट हैं आपके, अगर आपको वो पता होगा तो आप उसमें से वो चीज़ हटा दीजिए और आपको नॉन पैरामीट्रिक मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप इस चीज़ को अभी यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपका क्रूशियल वालिस टेस्ट है वो आपका पैरामीट्रिक जो है नॉन पैरामीट्रिक है। एनोवा आपका पैरामीट्रिक है, पियर्सन आपका पैरामीट्रिक है, साइन टेस्ट आपका नॉन पैरामीट्रिक है, और मैनविटनी आपका नॉन पैरामीट्रिक है। ADE इसका आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक होता क्या है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि एक टेस्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक में नहीं होता है। ठीक है, जो पैरामीट्रिक टेस्ट्स होते हैं वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स होते हैं, जिनको हम अजम्पशंस कुछ करते हैं कि जो अजम्पशन के बेस पर होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, या इस तरह से पैरामीट्रिक टेस्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है मैं वो भी आपको समझा दूंगी कि क्या होता है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट्स में कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स का यूज़ होता है, जो हम एजम्पशन करते हैं कि हमारी जो भी हमारा सैंपल होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर इसमें जैसे हम टी टेस्ट लगाते हैं, एनोवा लगाते हैं, पियर्सन कोरिलेशन लगाते हैं पैरामीट्रिक में। और नॉन पैरामीट्रिक ऑन द अदर हैंड ये भी वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स होते हैं जो अजम्पशन के बेस पर होते, जो कम होते हैं, लेकिन इनमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करते। ठीक है, इसमें फॉलो नहीं करते नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस में फॉलो करते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट में। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट्स को स्पेसिफिक एजम्पशन जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को एजम्पशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको पूछ लेंगे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक डिफरेंस में क्या है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट को जो है स्पेसिफिक एजम्पशंस की ज़रूरत रहती है कि जैसे इन दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। पैरामीट्रिक टेस्ट का एग्जांपल, जैसे आपको पता लगाना है कि दो क्लासेस के स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप टी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं अगर स्कोर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। तो जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं ना, वो आपके क्वांटिटेटिव होते हैं। जहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव डेटा होगा ना, जो आपका नंबर्स में डेटा होगा, वहाँ पे आप पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ करोगे और आप कुछ टेस्ट्स लगाओगे, तो उससे आपको जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन जो है उसका पता लग जाएगा। एक जो पैरामीट्रिक टेस्ट है उसका एग्जांपल है आपका टी टेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो है देखना है कि एक आपकी क्लास में पेपर हुआ
और उसमें आपको देखना है कि जो दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी लगा लो आपने उनका सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना है स्कोर में। तो आप जो है टी टेस्ट का यूज़ करोगे तो आपको उनमें जो है स्कोर में अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो करते हैं तो। फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। अगर आपको पता लगाना है कि दो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है किसी प्रोडक्ट को लेके, तो वो जो है सेटिस्फेक्शन लेवल जो है किस में फॉल करेगा, वो नंबर्स में फॉल नहीं करेगा। सेटिस्फेक्शन लेवल आपका जो है रैंक में फॉलो करेगा। जैसे उसका हाई सेटिस्फेक्शन है, लो सेटिस्फेक्शन है। तो यहाँ पे जो नॉन पैरामीट्रिक है वहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा फॉलो होता है, और जो पैरामीट्रिक है वहाँ पे क्वांटिटेटिव होता है। अब टी टेस्ट जो है आप क्वांटिटेटिव डेटा में लगाओगे, एनोवा आप क्वांटिटेटिव डेटा पे लगाओगे। फिर आपका जो है पेयरसन कोरिलेशन है वो आप क्वांटिटेटिव डेटा पे लगाओगे। ठीक है, तो इसका ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक क्या है। पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जहाँ पे हम वो वाले स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं जो एक नंबर पे लगते हैं। टी टेस्ट हम लगाते हैं जब हमने दो ग्रुप का मीन कंपेयर करना हो। ग्रुप ए लगा लो और ग्रुप बी लगा लो, इन दोनों के मीन्स को कंपेयर करेंगे हम, और हम पता लगाएंगे कि इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हम टी टेस्ट लगाएंगे। फिर आपके पैरामीट्रिक में आता है एनोवा। ठीक है, ये आपका पैरामीट्रिक में आएगा। पैरामीट्रिक में अगर आपके पास 3 या उससे ज़्यादा ग्रुप का मीन अगर आपने कंपेयर करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, टी टेस्ट आपका कहाँ पे यूज़ होता है, जब आपने सिर्फ 2 ग्रुप का मीन कंपेयर करना है। और एनोवा आपका कहाँ पे आता है, जब आपने 3 या उससे ज़्यादा ग्रुप का मीन जो है वो कंपेयर करना है। ठीक है, फिर आपका आता है पेयरसन कोरिलेशन। ये वाला जो पेयरसन कोरिलेशन है वो आपके दो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप मेजर करने के लिए होता है। कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल लगा लो, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप को मेजर करना है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर रहा है या एक का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, तो उसके लिए हम पेयरसन यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देती हूँ। पैरामीट्रिक टेस्ट हम जो है कुछ एजम्पशन के बेसिस पे लगाते हैं, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे, और नॉन पैरामीट्रिक में हम कम एजम्पशन लगाते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं ना, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये पैरामीट्रिक जो है वो क्वांटिटेटिव रहते हैं और नॉन पैरामीट्रिक आपके क्वालिटेटिव रहते हैं। तो जो आपके पैरामीट्रिक टेस्ट रहते हैं ना, इनमें जो आपके स्केल्स है ना, इंटरवल और रेशियो, ये फॉल होता है। जो हमारे 4 स्केल्स हैं ना मेजरमेंट के, नॉर्मल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और रेशियो, तो पैरामीट्रिक में आपका इंटरवल और रेशियो आ जाता है, और नॉन पैरामीट्रिक में आपके जो है ऑर्डिनल और नॉमिनल आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑर्डिनल और नॉमिनल आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डिनल है तो मतलब ऑर्डर के बेसिस पे कोई चीज़ चल रही है, और यहाँ पे कोई नॉमिनल है तो मतलब उसके बेसिस पे चल रही है। नॉमिनल में आपके नेम्स आ जाएंगे, सेक्स, इस तरह से। ऑर्डिनल में आपकी रैंक वगैरह आ जाती है। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट अगर आपको पता, ये हमने किया कि किस तरह से पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और ईज़िली छोटी छोटी चीज़ें भी जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं ऑन दी अदर हैंड वो थोड़े लेस पावरफुल होते हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे नॉन पैरामीट्रिक की एग्जांपल्स की। ये जो नॉन पैरामीट्रिक है इसमें हमने आपको बताया कि हम जो है क्रूशियल वालिस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्रूशियल वालिस टेस्ट क्या होता है, जब 3 या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीडियन का कंपैरिजन करना होगा ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। हम मीन का कंपैरिजन यहाँ पे नहीं करते, हम किसका कंपैरिजन करते हैं, मीडियंस, जो आपके मीडियंस होते हैं। ठीक है, क्रूशियल वालिस टेस्ट कहाँ पे यूज़ होता है, जब 3 या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीडियन का कंपेयर करना हो। ठीक है, आपको देखना है, एग्जांपल लेते हैं, आपको देखना है कि डिफरेंट क्या एज ग्रुप देखने हैं। आप टीन एजर्स ले लो, आप एडल्ट ले लो, आप और ओल्ड एज पीपल ले लो। ठीक है, तो आपने उनका सेटिस्फेक्शन लेवल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या डिफरेंसेस नहीं है, तो आपने उनका जो है मीडियन को कंपेयर करने के लिए। फिर आपका स्पेयर, इसमें आपका ना और एक आता है स्पेयरमैन्स। पैरामीट्रिक में आपका पेयरसन कोरिलेशन जाता है, और नॉन पैरामीट्रिक में आपका क्या जाता है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। जब हमने दो ऑर्डिनल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेजर करना होता है ना,
तो वहाँ पे आपका स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज़ होता है। आपको देखना है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन रैंक और प्रोडक्ट क्वालिटी रैंक के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरह से जो है ना स्पेयरमैन कोरिलेशनशिप आपका यूज़ होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया ना आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैम आप इस पे डिफरेंट लेक्चर लेके आओ रिसर्च पे, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, तो मैं आपको वो अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, बस आपने की डिफरेंसेस कुछ याद रखने हैं। जैसे पैरामीट्रिक टेस्ट पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इंटरवल और रेशियो स्केल का डेटा फॉलो होता है, और नॉन पैरामीट्रिक में फ्यूअर इंजम्पशंस होती है और उसमें ऑर्डिनल और नॉमिनल इंटरवल डेटा फॉलो होता है। ठीक है, और पैरामीट्रिक टेस्ट में हम ज़्यादा एजम्पशंस करते हैं और वो ज़्यादा पावरफुल होता है, नॉन पैरामीट्रिक में हम कम एजम्पशंस करते हैं और वो कम लेस पावरफुल होता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैंने आपको बोला जिसको नहीं पता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे वेल कर्व में होता है। ठीक है, इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये एक कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो नेचुरली अकरिंग फिनोमिनाज होती है ना उनको, तो ये सिमेट्रिक शेप में होता है। कर्व बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, मतलब इसके जो लेफ्ट साइड का मिरर इमेज जो है वो राइट साइड पे होता है, ऐसे कुछ। मीन मीडियन मोड तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर होता है। वेल शेप जो है कर्व का शेप बेल की तरह होता है, देखो ना आप, देखो यहाँ पे बेल की तरह इस तरह से होता है, बेल की तरह। ठीक है, तो आई होप आपको ये ना अच्छे से समझ में आया होगा। इसका ना बहुत बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है आपका, तो फिर हम इसको अगर आपको लगेगा कि ये कराना तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गम्स आर यूज टू रिप्लेस फैट पार्शली इन मीट हैमबर्गर टू रिड्यूस द फैट कैलोरीज। गम्स रीजन दिया है, गम्स आर नॉट फैट सब्सटीट्यूट बट देयर हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज अलाउ देम टू होल्ड वाटर एंड कीप फूड मॉइस्ट एंड सॉफ्ट। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है आप यूजुअली लॉन्ग स्टेटमेंट देख के जो है आपको या तो इन क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैं अच्छे से समझाती हूँ। इसका आंसर तो वह आपका दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी कम, मतलब एक्सप्लेनेशन भी इसकी ठीक है। अब इन्होंने बोला गम्स जो होते हैं हम मीट प्रोडक्ट्स में या किसी भी प्रोडक्ट में, हम अगर यहाँ पे मीट की एग्जांपल दी है, लेकिन जो गम्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स में फ़ैट को रिप्लेस करने के लिए और उनको जो है अपना फ़ैट कैलोरीज को कम करने के लिए। और रीज़न दिया है कि गम्स जो होते हैं वो फ़ैट सब्सटीट्यूट नहीं होते, उनकी जो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो उनको अलाउ करते हैं कि वो वाटर को पकड़ के रखें, मतलब होल्ड करके रखें, और फूड को जो है मॉइस्ट एंड सॉफ्ट रखें। ये दोनों चीज़ें सही हैं, रीज़न भी सही है। मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। गम्स जो होते हैं ना वो हमारे एक जो है हम उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि फ़ैट को रिप्लेस करके जो फ़ैट कैलोरीज़ है ना उनको कम किया जा सके। अब गम्स जो है ना ये फ़ैट सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं, लेकिन जो उनकी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ मतलब कि पानी को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो पानी को होल्ड करके रख सकती हैं, और खाने का जो मॉइस्ट है मतलब खाने को थोड़ा नरम सा सॉफ्ट सा बना देते हैं। गम्स का इस्तेमाल हम फ़ैट को कम करने के लिए करते हैं, और गम्स खुद फ़ैट नहीं है लेकिन ये पानी को होल्ड करके उसको नरम और मॉइस्ट रखते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे देखो गम्स कुछ नहीं होते, गम्स जो होते हैं एक तरह का एक इंग्रेडिएंट होता है जो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, हम फूड में इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है, हमारी फ़ैट को जो है वो रिप्लेस कर लेता है, और फ़ैट की वजह से जब हम फ़ैट कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो जाहिर सी बात है जो हमारी कैलोरीज है वो ज़्यादा इंसान गेन कर लेता है। तो गम्स जो होता है वो इस तरह का इंग्रेडिएंट होता है जो फूड को मॉइस्चर रखने में हेल्प करता है, और अगर हम उसमें गम्स का इस्तेमाल करते हैं फूड को तो वो उसके टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। गम्स फूड को सॉफ्ट रखते हैं और पार्शली जो है फ़ैट को रिप्लेस करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, कैलोरी काउंट्स हमारा क्या कम करते हैं। ठीक है, तो इस इधर आपने इतना ही याद रखना। कुछ गम्स की मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे मीट में स्पेशली। अब यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गम्स वाला हो गया। गम्स जो है ये भी अच्छा है कि ये फ़ैट सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं। ऐसे ही नहीं है कि हमने फ़ैट को रिप्लेस करके इनको ऐड कर लिया, नहीं, हम थोड़ा इनको ऐड करते हैं ताकि ये जो है हमारे खाने को उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकें। अब एक आता है आपका CARRA कैरागिनोन NAN। ये जो है ना
कैरागिनन ये एक तरह का गम होता है जो मीट में हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमारे जो सॉसेजेस होते हैं उनमें यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, एक ये हम मीट में यूज़ करते हैं और एक हम करते हैं ज़ैंथन गम। अगली बार आपको ये ना ये वाली चीज़ें दे देंगे और पूछेंगे मीट या मीट प्रोडक्ट्स में कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, ये ये जो ज़ैंथन गम है ना ये मीट प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी बनाता है और जो कंसिस्टेंसी है ना मीट की उसको बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसके लिए ज़ैंथन गम यूज़ किया जाता है? मीट प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मीट मिक्सचर्स को बाइंड करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, और फिर आपका आता है ग्वार गम। ग्वार गम भी आपका मीट या फिर पैटीज़ या सॉसेजेस में यूज़ होता है। ये भी आपका मॉइस्चर रिटेंशन बढ़े आपके फूड प्रोडक्ट का और टेक्सचर इम्प्रूव हो उसमें यूज़ होता है। ठीक है, और आपके जो है किस तरह के जो गम्स हैं और कौन कौन सी फूड इंडस्ट्रीज़ में उनका यूज़ होता है। ज़ैंथन गम आपका मीट में भी यूज़ होता है और बहुत सारे आपके जो भी सॉसेजेस हैं, सैलेड्स हैं, जो भी आपके ग्लटन फ्री बेकिंग में भी वो इस्तेमाल होता है। फिर गुआर गम जो आपका एक थिकनिंग एजेंट है। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, थिकनिंग एजेंट। ठीक है, जैसे गुआर गम है ना जो वो एक थिकनिंग एजेंट है, वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? आइसक्रीम वगैरह में यूज़ किया जाता है, ग्रेवीज़ में यूज़ होता है। फिर एक आपका गम आता है अगार अगार, अगार अगार, सेम 2 बार रिपीट। ये आपका सीवीड से बना होता है। अगार अगार जो है ना आपका, ये जो आपकी जेलीज़ होती हैं, जेलीज़, फिर आपके डेज़र्ट्स होते हैं जो खाने वाले डेज़र्ट्स, या फिर किसी भी वेजिटेरियन जिलेटिन का सब्स्टिट्यूट इसको माना जाता है। तो अगार अगार आपके इन चीज़ों में यूज़ होते हैं। फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट में भी, आइसक्रीम में भी बहुत सारे जो हैं यूज़ होते हैं। ये एक एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में भी यूज़ होते हैं। फिर आपका लोकस्ट है बीन गम, ये भी आपका आइसक्रीम वगैरह डेयरी प्रोडक्ट में यूज़ होता है। और कैरिंगन भी मैंने आपको बताया ये मीट वगैरह में यूज़ होता है। तो ठीक है, ये जितने भी गम्स है ना, ये इनका मेजर जो फंक्शन है वो ये है कि वो खाने को थिक रखता है, क्रीमी बनाता है, थोड़ा सा स्टेबल बनाता है, फैट को रिप्लेस करने में हेल्प करता है। जो फूड की है वो एबिलिटी, जो उसका टेक्सचर है उसको जो है ओवरऑल क्वालिटी जो है वो बढ़ाता है। ये सारे गम्स का फंक्शन रहता है। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका excess of iodine ingestion can be harmful. Excess iodine inhibits the synthesis of thyroid hormone. इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर जो है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा नहीं है। आपको पता है जब आप नमक का या आयोडीन का जो है ज़्यादा इंजेक्शन कर लेंगे तो हार्मफुल हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, या एक्सेस जो है आयोडीन का कंज्यूम करने से किस तरह की टॉक्सिसिटी हो जाती है, या हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। देखो, अब रीज़न दिया है कि जगह अगर हम आयोडीन को एक्सेस में करते हैं तो जो हमारी थायराइड फंक्शनिंग है वो उसको किसी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, वो आयोडीन को यूज़ करता है। आयोडीन जो है हमारा ज़्यादातर सॉल्ट्स में डाला जाता है बिकॉज़ उसको हमारी जो रिक्वायरमेंट डेली रहती है। तो जो भी आपका थायराइड जो आपका थायराइड ग्लैंड है ना वो आयोडीन को यूज़ करता है आपके थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जो आपका T3 T4 जो थायरॉक्सिन या थायरॉक्सिडायरोन की हमने बात की थी लास्ट पेपर में भी, तो वहाँ पे 2012 में भी ये क्वेश्चन रिपीट है, डायरेक्टली रिपीट नहीं है, यहीं से एक चीज़ उठा के पूछी हुई है। ठीक है, इसी तरह से वो भी पूछते हैं नेक्स्ट पेपर्स में भी। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारा क्या करता है, आयोडीन का इस्तेमाल करता है थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, T3 T4 को प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो हार्मोन है ना थायराइड हार्मोन, ये क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है। तो अगर हम एक्सेस आयोडीन लेते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब कर लेगा, इनहिबिट कर लेगा। ठीक है, उसको क्या कर लेगा, हमारी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर लेगा, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर लेगा, या जो भी हमारे थायराइड फंक्शनिंग, नॉर्मल थायराइड फंक्शनिंग रहती है। तो अगर हम टू मच आयोडीन इंजेक्शन करते हैं, कंज्यूम करते हैं उसको, तो हमारी जो फंक्शनिंग है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें प्रॉब्लम्स कर सकता है। ठीक है, हमको आयोडीन ओवरलोड नहीं लेना है बिकॉज़ अगर हम एक्सेस आयोडीन लेंगे तो हमारे थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है,
अब यहाँ से और किस तरह के क्वेश्चन पाए गए हैं, पूछ लिया जाएगा कि अब यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म, दो टर्म होते हैं हाइपो और हाइपर। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है वो उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हमको फैटीग देखने को मिलता है, थकावट हो जाती है, हमारा वेट जो है वो गेन हो जाता है, हम कोल्ड को इंटॉलरेंस मतलब कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है, मतलब हम ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ड्राई स्किन रहती है, हेयर लॉस रहता है। तो ये सारे आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं। फिर ग्वाइटर क्या होता है, ग्वाइटर फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब आपकी स्वेलिंग हो जाती है नेक में ड्यू टू थायराइड एनलार्जमेंट। अगर आप ये सारे एक्सेस आयोडीन इनटेक के सिम्टम्स हैं। अगर आप ज़्यादा एक्सेस में आयोडीन लेंगे तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ग्वाइटर फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब थायराइड एनलार्जमेंट, स्वेलिंग हो जाएगी नेक में, और आपको थायराइडाइटिस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, फिर पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमको एक्सेस में कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वो हमारी जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब कर देगा। होप सो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका हिपेटिक इंसेफ्लोपैथी इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डीजनरेटिव चेंजेस इन द ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। द फेलिंग लीवर कैन नॉट इनएक्टिवेट, डिटॉक्सिफाई और मेटाबोलाइज सर्टन सब्सटेंसेस। हिपेटोइंसेफ्लोपैथी जो एक कंडीशंस होती है जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को, मतलब एक तरह से डीजनरेटिव चेंजेस उसमें होती हैं, और ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है। ये इसका आंसर है। दोनों ही सही है और दोनों करेक्ट है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी होता क्या है, ठीक है, और इसका लीवर से किस तरह से क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो हिपैटो इंसेफ्लोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लीवर जो है वो ठीक से काम नहीं करता है और इससे दिमाग पर असर पड़ता है। हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी जो प्रॉब्लम है वो किसकी है, वो लीवर की प्रॉब्लम है, जिसमें लीवर हमारा जो है ठीक से काम नहीं करता है। तो जब हमारा लीवर ठीक से काम नहीं करता है तो लीवर में किसी तरह की जब प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका जो असर है वो ब्रेन पे पड़ता है। तो ये एक कंडीशन बन जाती है जिसको हम कहते हैं हिपेटोइंसेफ्लोपैथी। अब ये जो है ये क्यों होती है, जब हमारा लीवर जो है ठीक से काम नहीं कर पाता है। हाल हमारे लीवर का क्या फंक्शन होता है, लीवर का फंक्शन ही होता है खून को साफ करना और जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, जो भी हमारी बॉडी में जहरीले पदार्थ हैं उनको जो है बॉडी से एलिमिनेट करना। तो जब हमारा लीवर ये चीज़ें नहीं कर पाता है ना, इन्होंने कहा ना कैन नॉट इनएक्टिवेट, ये चीज़ सही है, बिकॉज जब हमारा लीवर फेल हो जाता है तो वो जितने भी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स हैं उनको इनएक्टिवेट नहीं कर पाता, हमारा लीवर जो है डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो है ये कंडीशन हो जाती है। तो ये जो भी हमारे टॉक्सिन्स हैं, ये हमारे जो लीवर के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाने चाहिए थे लीवर की हेल्प से, वो क्या करते हैं, वो लीवर फेलियर होने की वजह से वो समहाउ बॉडी में ही रह जाते हैं और फिर वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ब्रेन तक पहुँच जाते हैं, जिससे वो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट होते हैं। तो ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, जब लीवर का जो भी लीवर का फंक्शन रहता है वो नहीं कर पाता है, जो भी हमारी बॉडी में जहरीले पदार्थ होते हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाता है, वो हमारी बॉडी में ही रह जाते हैं और फिर वो जो है दिमाग तक पहुंच जाते हैं टॉक्सिन्स, तो वो हमें हमें जो है हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीवर का फंक्शन भी आपको नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लीवर्स के क्या फंक्शंस रहते हैं। तो लीवर का फंक्शन रहता है डिटॉक्सिफाई करना, टॉक्सिन्स को जो भी यहाँ पे दिया है इनएक्टिवेट करना, मेटाबोलाइज करना। अब हमारी बॉडी में जो होता है लीवर में जो है एमोनिया एक टॉक्सिन सब्सटेंस होता है जो बाद में यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, लीवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। अब हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन हो जाता है, टॉक्सिन एक्यूमुलेशन मतलब जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं जो बाहर नहीं निकल पाते बॉडी से, वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं जहरीले पदार्थ, तो उसको कहते हैं टॉक्सिन एक्यूमुलेशन। टॉक्सिन एक्यूमुलेशन क्यों हो जाता है, जब लीवर फेल होता है तो वो टॉक्सिन को ठीक से निकाल नहीं पाता। जैसे एमोनिया होता है ना हमारी बॉडी में, जो दिमाग के लिए बहुत हार्मफुल होता है, खून में ये ज़्यादा हो जाता है एमोनिया का कंडीशन, टॉक्सिन जो है वो हमारी बॉडी में और हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है,
अब हेपेटिक जो इंसेफ्लोपैथी होता है, तो जब किसी के इंसान को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। माइल्ड सिम्टम्स, मॉडरेट, सीवियर सिम्टम्स। तो माइल्ड सिम्टम्स में उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, वो बात करते के टाइम पर उनको भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। फिर उनको जो मॉडरेट अगर सिम्टम्स देखें तो डिसओरिएंटेशन, मतलब वो प्रॉपरली जैसे चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको मोटर स्किल्स परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। ट्रेमर्स हो सकते हैं, उनको कपाहट हो सकती है। सीवियर सिम्टम्स में तो बेहोशी हो सकती है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसके अवेलेबल हैं। तो आपको बस यही चीज़ याद रखनी है कि हिपेटोएन्सेफेलोपैथी जो है तब होता है जब लीवर ठीक से काम नहीं करता और टॉक्सिन्स जैसे अमोनिया खून में बढ़ जाती है। ये टॉक्सिन्स दिमाग को इफ़ेक्ट करते हैं और कन्फ्यूजन्स और सीवियर केसेस में कोमा जैसे सिम्टम्स को भी देखना पड़ता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है लीवर की प्रॉब्लम को ठीक करने और टॉक्सिन लेवल को कंट्रोल करने पर डिपेंड करता है। अगर लीवर अच्छे से फंक्शन करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है बॉडी से, तो इस तरह की कंडीशन को नहीं देखा जाता, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका पेंटिंग वॉल्स एंड सीलिंग विद लाइट कलर मैट फिनिश पेंट विल रिड्यूस द साइज ऑफ द रूम। द मैट फिनिश इवन दो द कलर इज लाइट विल एब्जॉर्ब द लाइट बाय क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ एडवांसिंग इफेक्ट। मैं जूम करती हूँ और मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। इन्होंने कहा है जब हम रूम्स की वॉल को पेंट करते हैं तो जो मैट फिनिश होता है, मैट फिनिश मतलब जो किसी तरह से शाइन नहीं देता, मैट है, टोटली मैट है, जैसे मैट लिपस्टिक्स आती हैं, ठीक है। तो टोटली मैट है वो। और हमारे जब भी हम इस तरह के कलर्स अपनी वॉल्स पे करते हैं तो हमारा जो कलर रूम का साइज़ है कम लगता है। और इन्होंने ये रीज़न दिया है कि जो मैट फिनिश है इवन दो द कलर इज़ लाइट विल एब्जॉर्ब द लाइट बाय क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ एडवांसिंग इफेक्ट। तो इसका क्या आंसर है? चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है एक तरह से गड़बड़ है, मैं समझाती हूँ कैसे। इन्होंने यहाँ कहा पेंटिंग वॉल्स एंड सीलिंग विद लाइट कलर, एक स्टेटमेंट दी है, मैट फिनिश पेंट विल रिड्यूस द साइज ऑफ रूम। अब पेंटिंग वॉल एंड सीलिंग विद लाइट कलर को इन्होंने जोड़ दिया मैट फिनिश के साथ कि दोनों ही मिलके जो है साइज़ के जो रूम का साइज़ है वहाँ पे छोटा कर देगा। यहाँ पे रूम का साइज़ मतलब वो वाला साइज़ नहीं है कि रूम जो है वो एक तरह से श्रिंक हो जाएगा। ये एक परसेप्शन है, ये एक इल्यूजन है कि जहाँ पे भी मैट फिनिश का यूज़ होगा तो हमको वो परसेप्शन के बेसिस पे, मतलब वो हमको एक तरह से उसकी स्पेस जो है वो कम लगेगी। तो पहले तो आप समझिए यहाँ पे लाइट फिनिश और मैट फिनिश का क्या कॉन्सेप्ट है और हम लाइट जो फिनिशेस है और उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लाइट कलर्स का यहाँ पे ये मतलब है कि इन्होंने कहा है कि अगर हम जो भी हमारी वॉल्स हैं उनको पेंट करते हैं विद लाइट कलर्स और उसके साथ और उन्होंने साथ में ही जोड़ दिया मैट फिनिश, तो ये रूम का साइज़ जो है छोटा कर देते हैं। पहले मैं समझाती हूँ लाइट कलर्स और मैट फिनिश का क्या फ़ायदा होता है। जो लाइट कलर्स होते हैं ना, जो हम अपने रूम्स की वॉल्स पे पेंट करते हैं या फिर सीलिंग पे पेंट करते हैं, तो लाइट कलर हम इसलिए यूज़ करते हैं, वो रूम को क्या बना देते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं और वो हमें थोड़ा खुला खुला सा लगता है रूम। तो रूम में जो लाइट कलर है वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि वो लाइट कलर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक तरह से हमको स्पेशियसनेस लगता है कि हाँ भाई रूम जो है हमको बड़ा लगता है। मैट फिनिश ऑन दी अदर हैंड, मैट फिनिश जो होता है वो नॉन ग्लॉसी होते हैं। नॉन ग्लॉसी मतलब उनमें चमक नहीं होती और वो जो मैट फिनिशेस होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। जो लाइट कलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट जो रूम को थोड़ा बड़ा बना देते हैं और लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दिस मीन्स जो मैट फिनिश होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मीन्स जो वो लाइट को बाउंस बैक नहीं करते और वो रूम को जो है एक तरह से छोटा इल्यूजन देते हैं कि हमको जो है रूम जो है वो छोटा सा लग रहा है। मैट फिनिश जो है वो दूसरी तरफ जो है लाइट कलर जो है वो ज़्यादा स्पेशियस बनाते हैं बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप वॉल्स और सीलिंग को लाइट कलर से पेंट करते हैं
तो आम तौर पर रूम जो है ज़्यादा बड़ा और खुला लगता है। लाइट कलर ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो रूम को स्पेशियस बनाता है। मैट फिनिश जो है पेंट जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि एब्जॉर्ब करता है, लेकिन लाइट कलर के साथ भी रूम छोटा नहीं लगता। लाइट कलर्स जो है रूम को बड़ा ही लगता है, चाहे मैट फिनिश हो या ग्लॉसी फिनिश। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि लाइट कलर हो चाहे मैट पेंट हो तो वो साइज़ रूम का छोटा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी ये है कि जो लाइट कलर चाहे मैट हो या फिर चाहे ग्लॉसी हो, वो रिफ्लेक्ट मतलब वो रूम को ऐसे बड़ा या छोटा नहीं दिखाते। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा था। मैट फिनिश जो है पेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्लेयर को कम करता है, मतलब चमक थोड़ी कम होती है इसमें। ठीक है, ये था इसमें। ये रूम का साइज़ छोटा बड़ा ये इल्यूजनरी है, मतलब कि ये परसेप्शन पे हमको लगता है कि हाँ कमरे में थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगता है, बिकॉज जितने भी बल्ब लगा लो कमरे में स्टिल अंधेरा लगता है। क्योंकि अगर हम लाइट मैट कलर या फिर डार्क कलर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे रूम में जो लाइट है वो दीवारों से रिफ्लेक्ट वापस नहीं होती, इस वजह से वो होता है। ठीक है, ये था इसका। ये इसका आंसर जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही सही है। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू है इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका बोथ ही एंड आर ट्रू। अगर यहाँ पे लाइट कलर मैट फिनिश के पर्सपेक्टिव से बोला है इन्होंने तो सही है। अगर लाइट कलर इन्होंने उस तरह से बोला है कि ग्लॉसी वाले, तो उस हिसाब से गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ रैंडम सैम्पलिंग इज अ सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ सैम्पल सिलेक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन। ये इन्होंने कहा है कि, और रीज़न दिया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ऑलवेज अबाउट अ पॉपुलेशन एंड नॉट अबाउट अ सैम्पल इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना वो है सी पार्ट। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और आर इसकी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एजर्शन का मतलब क्या है। इन्होंने कहा है कि जो रैंडम सैंपल होता है वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ सैंपल सिलेक्शन है, जहाँ पे जो है हम एंटायर पॉपुलेशन को उस सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। रैंडम का यहाँ पे मतलब है, रैंडम एक तरह से सैंपल की टाइप है। जब आप रैंडम सैंपल लेते हैं तो हर किसी सैंपल में जो है एक तरह से बराबर चांस मिलता है। तो सबसे पहले तो रैंडम सैंपल क्या होता है, ये एक तरह का सैंपल है जो किसी बड़े ग्रुप जैसे लगा लो एग्जांपल एडल्सेंट। तो आपने लगाने हैं एक पर्टिकुलर एरिया के एडल्सेंट। ठीक है, एडल्सेंट इज़ अ बिग पॉपुलेशन। एडल्सेंट की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में। ठीक है, आप पूरे इंडिया के एडल्सेंट ना लगा करके एक पर्टिकुलर स्टेट के एडल्सेंट लगा लो। आपने जम्मू स्टेट के जो हैं आपने एडल्सेंट लेने हैं और उनका एक कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखनी है। ठीक है, तो आपने एडल्सेंट ले लिया, लगा लो जम्मू कश्मीर में लगा लो कम से कम भी 2 लाख। ठीक है, 2 लाख जम्मू कश्मीर में एडल्सेंट है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो भी आपने लेना है। अब आप वो 2 लाख पूरा सैंपल नहीं लोगे, आप क्या करोगे, उन 2 लाख में से रैंडमली कोई 500 ले लोगे। रैंडमली मतलब यहाँ पे रैंडमली का मतलब है यहाँ पे किसी कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल नहीं है कि आपने यही पर्टिकुलर बच्चा उठाना है या फिर आपने उन 2 लाख में से पहला बच्चा लेना है, फिर 5वां बच्चा लेना है, 10वां बच्चा लेना है। नहीं, आपने रैंडमली वो बच्चे लेने हैं। ठीक है, तो जब भी आप रैंडम सैंपल लेते हैं तो हर किसी को सैंपल में आने का बराबर चांस मिलता है। यहाँ पे इसका कीवर्ड रहता है रैंडम सैम्पलिंग का इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि हर इंसान जो या फिर कोई भी आइटम जो सिलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रखती है, हर किसी का यहाँ पे इक्वल चांस होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्ट होने की। और रैंडम सैम्पलिंग में यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन इसलिए कहा है कि वो जो 500 एडल्सेंट गर्ल्स या बॉयज़ होंगे जो भी आपने लिए हैं वो पूरे 2 लाख जो भी पॉपुलेशन है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये था। यहाँ पे रैंडम सैंपल ऐसे सिलेक्ट होता है कि जो बड़ा ग्रुप पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, वही सैंपल लेना जो आपकी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। सैंपल आपका हो गया 500 और पॉपुलेशन आपकी होगी वो सारी जो 2 लाख, और ये 500 आपके 2 लाख को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये यहाँ पे मतलब है। ठीक है, और एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दी, या फिर आप और एक एग्ज़ाम्पल से समझ लो। सपोज़ आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप रैंडमली 10 स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट करते हैं तो ये जो 10 स्टूडेंट क्लास के बाकी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ट्रू रैंडम सिलेक्शन होगी। ठीक है, रैंडम सैंपल जो रैंडमली सिलेक्ट करे और आपकी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करे।
ठीक है, ये आपका रैंडम होता है और यहीं पे इसका यही मतलब कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन है। फिर रीज़न दिया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ऑलवेज अबाउट अ पॉपुलेशन, हमेशा जो हाइपोथेसिस होती है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है, नॉट अबाउट अ सैम्पल इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। जो भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे वो हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने 500 बच्चे लिए थे, हमारा पॉपुलेशन ये नहीं है 500 एडल्ट गर्ल, हमारी पॉपुलेशन है वो जो जो 2 लाख सैंपल है जिसको हमारा सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि हाइपोथेसिस हमारी जो है वो हमेशा पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है, वो वाले पे सैंपल पे नहीं जिसके ऊपर हमने स्टैटिस्टिक्स लगाया है। अब स्टैटिस्टिकल टूल्स हमने इस वाले 500 पे लगाए होंगे जो हमारी इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही चीज़ यही कह रहा है कि ये बात सही है कि जो भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाएंगे आप ये नहीं कहेंगे कि दोज 500 एडल्सेंट रिप्रेजेंटेड दिस प्रॉब्लम, या ये चीज़ कही, हम कहेंगे कि जो भी एडल्सेंट है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ जेली प्रिपरेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। इस तरह के क्वेश्चन सीबीटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर पे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ये वाली सॉल्व करते हैं तो हमारा जो है स्क्रीन पे हम बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं ऊपर नीचे करके, तो हमारा जो कभी कभी कोड्स और जो है मिसमैच हो जाते हैं। हम ऑल तो ये वाली चीज़ सही भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम इनकरेक्ट मार्क कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसकी चीज़ के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी। इसमें क्या रहता है कि आपने जो है अपने पेपर पे नोट करना है। सबसे पहले आप देखोगे और एक चीज़ मैं बताऊंगी, आपने ये सारी की सारी स्टेटमेंटें पहले पढ़नी है, ऐसे ही पढ़नी है। टेस्ट द एक्सट्रैक्ट फॉर पेक्टिन कंटेंट, आप देखोगे कि हम पहले टेस्ट कर लेंगे पेक्टिन कंटेंट, किस चीज़ का टेस्ट करेंगे, तो आप इसको छोड़ दोगे। पोर हॉट इनटू द स्टेरिलाइज्ड जार, किसके हॉट को हम स्टेरिलाइज्ड जार में डालेंगे, नहीं। बॉयल द फ्रूट विद सिट्रिक एसिड एंड वाटर अंटिल टेंडर, फ्रूट को सिट्रिक एसिड के साथ ट्रेंड करेंगे, तो फ्रूट कहाँ है। व्हेन द वॉश एंड स्लाइस द फ्रूट, ऐड शुगर टू एक्सट्रैक्ट एंड बॉयल। आप ना इधर ना इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो स्टेप्स को कि मतलब देखो शीट टेस्ट और रेडीनेस कब होगा, ये कहीं इन बिटवीन होगा, स्ट्रेन कब करोगे, ये किस तरह के। तो आपने सबसे पहले वो चीज़ ढूंढनी है जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा क्वेश्चन, आपको पता ही नहीं है ये चीज़ क्या है, तो आपने हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है और पहले देखना है यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है, पहले पहले देखना है बात किस चीज़ की हो रही है। जहाँ पे हो रही है जेली प्रिपरेशन की बात, आपने जेली बनानी है, जेली किस चीज़ की बनानी है, और यहाँ पे है कि फ्रूट की बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्रूट को वॉश करोगे। सबसे पहले तो बिगनिंग क्या रहेगी आपकी, आप फ्रूट को धोएंगे, काटेंगे, फिर क्या करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका डी। आपको जब पता लग गया कि सबसे पहले तो हम फ्रूट्स को धोएंगे और उनको काटेंगे, तो डी से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जहाँ पे सी है एलिमिनेट कर दो। अब 3 जगह पे डी है। फिर आप नेक्स्ट देखो कि आप धोने के बाद और स्लाइस करने के बाद क्या करोगे। आप यूजुअली क्या करते हो, यहाँ पे दिया है सी, आप जो है फ्रूट को बॉयल करेंगे विद सिट्रिक एसिड, और उसको जो है जब तक वो नरम ना हो जाए उसको बॉयल करते रहेंगे। और यहाँ पे दिया है ई, ऐड शुगर टू एक्सट्रैक्ट एंड बॉयल विग्रेसली विदाउट स्टेरिंग, मतलब आप जो है शुगर को उसमें से निकाल लो और जो है उसको अच्छे से स्टिर करते रहो, मतलब हिलाते रहो। तो इसका आंसर है आपका डी। सबसे पहले आप क्या करोगे, वॉश करोगे, फिर स्लाइस करोगे, फिर फ्रूट को बॉयल करोगे विद सिट्रिक एसिड, फिर जो है उसका जो भी आपने बॉयल किया और जो भी उसका जो पल्प वगैरह है उसको स्ट्रेन करोगे थ्रू मसलिन क्लॉथ, ताकि वो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। फिर आप उसके एक्सट्रैक्ट को फॉर पेक्टिन कंटेंट करें। अब देखो जो ये जैसे ये है एक्सट्रैक्ट, और इसी से रिलेटेड कुछ रेलिवेंट ढूंढो। एक्सट्रैक्ट की बात की है, पहले तो आपने एक्सट्रैक्ट निकाला, एक कपड़े की छननी करके एक एक्सट्रैक्ट निकाला, फिर आप उस एक्सट्रैक्ट को टेस्ट करोगे। तो अब आपको पता चला कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें रेलिवेंट है, ए और एफ जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो आप देखो कि एफ के बाद ए कहाँ पे आता है। ठीक है, एफ के बाद यहाँ पे ई आया है, नहीं देखेंगे। एफ के बाद यहाँ पे जी आया है, एफ के बाद सी आया है, तो यहाँ पे आया आपका एफ के बाद। तो जो इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, इस तरह से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, एक तो आपको पता चला कि ये वॉश एंड स्लाइस से फ्रूट जो है वो आपका स्टार्ट हो गया, इसको एलिमिनेट किया। फिर आपको नहीं पता कि सी वाला आएगा या ई वाला आएगा, तो आप क्या करोगे, आप बीच वाले देखोगे। यहाँ से ये वाला हमको पता लग गया, ठीक है, पहला और लास्ट हमको पता लग गया, तो आप फिर क्या करोगे, बीच वाला देखोगे। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पे मिल गया कि हमने तो पहले एक्सट्रैक्ट निकाला, अब उस एक्सट्रैक्ट को टेस्ट करेंगे फॉर पेक्टिन कंटेंट। फिर उसके बाद आ जाता है आपका
ऐड शुगर टू द एक्सट्रैक्ट, ठीक है, टेस्ट करने के बाद ऐड करो। तो ये जो रेलिवेंट चीज़ें हैं ना, ये आपको हेल्प कर सकती हैं पेपर में ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और आपने स्क्रॉल कर करके नहीं ये चीज़ें करनी, वो आपको कंफ्यूज कर देती हैं, आपकी आइज़ में भी प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रेस जैसा लगने लगता है। तो इस क्वेश्चन को आपने पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन जो है, पहले ये वाला खोल के बैठना है अपनी स्क्रीन पे और फिर सॉल्व करना है, फिर कोड मार्क करने अपने पेपर पे और फिर देखना है इस तरह का कोई कोड आपके कोड पे मैच करता है कि नहीं करता। तो इस तरह से आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वेजिटेबल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीटा कैरेटीन। देखो इसी वाले क्वेश्चन में ना 2012 में ही हमने 2013 के इसी पेपर में हमने बीटा कैरेटीन के बारे में बात की थी, ठीक है। बीटा कैरेटीन से इन्होंने पूछा था कि बीटा कैरेटीन जो है कौन से ऑर्गन में कन्वर्ट होता है इनटू रेटिनॉल में, तो वो हमने किया था लीवर में। अब वो वाला कीवर्ड एग्जामिनर ने, वो वाली टर्म देख ली होगी एग्जामिनर ने, और फिर एग्जामिनर ने सोचा होगा कि यहीं से दूसरा क्वेश्चन भी पुट करते हैं। तो बीटा कैरेटीन का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी आपने याद रखना है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग सबसे ज़्यादा पहले, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम आपका डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग फिर पहले सबसे ज़्यादा कंटेंट, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर मतलब आपका उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बीटा कैरेटीन पूछा है। तो बीटा कैरेटीन मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन में कि बीटा कैरेटीन होता क्या है। बीटा कैरेटीन आपका जो है एक तरह से पिगमेंट होता है जो रेड ऑरेंज फ्रूट्स में पाया जाता है, तो जो हमारी बॉडी में फिर रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है, और कौन सा ऑर्गन करता है, लीवर करता है, ठीक है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज़्यादा बीटा कैरेटीन हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, फिर उसके बाद जो है उससे थोड़ा कम जो है हमारी कैरेट में पाया जाता है, फिर उससे थोड़ा कम पंपकिन में, और सबसे कम जो है वो बीट रूट में देखने को मिलता है, ठीक है। इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़े टफ हो जाते हैं, बिकॉज किसको ही पता होती है इनकी क्वांटिटी। तो अगर कर लिया किसी ने तो कर लिया, नहीं तो थोड़े ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आपका गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन स्टैंडर्डाइजिंग अ रेसिपी। इस तरह के स्टेप्स हैं और आपको उनको करेक्ट सीक्वेंस देना, ये रैंडमली लगाए होते हैं। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, सबसे पहले तो आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि पूछा किस बारे में। यहाँ पे रेसिपी के बारे में पूछा, स्टैंडर्डाइजिंग अ रेसिपी, और एक एक करके हम ये करेंगे। टेस्ट द रेसिपी, हम सबसे पहले रेसिपी को टेस्ट कर लेंगे, हम एवेल्यूएट करेंगे, नंबर, साइज ऑफ प्रपोर्शन, इवेल्यूएट फॉर एक्सेप्टेबिलिटी, एनालिसिस, प्रपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हमको रेसिपी के लिए क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या चाहिए। कोई भी आप रेसिपी बनाओगे सबसे पहले आपके पास इंग्रेडिएंट होने चाहिए, उनका प्रपोर्शन होना चाहिए कि कितने अमाउंट में हमको कौन सी वाली चीज़ रहने वाली है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे दो जगह पे है, एलिमिनेट करो। फिर आप करोगे डिटरमिन प्रॉब्लम विद द प्रिपरेशन, सीधा ही प्रॉब्लम कर लोगे। प्रॉब्लम कब आएंगी, प्रॉब्लम आपको बाद में आएंगी, उससे पहले आप टेस्ट करोगे रेसिपी को। आपने क्या करना है, इसका आंसर डी वाला है। एनालाइज करना है प्रपोर्शन, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए उनको एनालिसिस करना है पूरा, फिर रेसिपी को टेस्ट करना है कि इतने में इस वाले इंग्रेडिएंट से रेसिपी बनेगी भी कि नहीं बनेगी। फिर इवेल्यूएट करना है कि आपको कितने अमाउंट में कौन सी एक चीज़ चाहिए, कितने नंबर में, कितने अमाउंट में। फॉर एग्जांपल आपने बनाना है, आपने हलवा बनाना है, ठीक है। आपने हलवा बनाना है, सबसे पहले तो आपको इंग्रेडिएंट पता होने चाहिए कि हलवा बनाने के लिए लगता क्या है। हलवा बनाने के लिए सूजी लगेगी, चीनी लगेगी, ड्राई फ्रूट लगेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑयल या फिर आपका घी लगेगा, ठीक है। फिर आपने रेसिपी को टेस्ट करना है, देखना है कि इन सब चीज़ों से आपकी रेसिपी जो है वो बन जाएगी। फिर आपने उनका साइज़ देखना है, साइज़ और प्रपोर्शन देखना है, कितने अमाउंट में आपको सूजी चाहिए। लगा लो आपको 1 बाउल सूजी चाहिए, आपको कितने ड्राई फ्रूट्स चाहिए, या कोई इस तरह से, ठीक है। फिर आप देखोगे कि प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली कोई प्रिपरेशन के साथ। फिर एंड में आप इवेल्यूएट करोगे ये खाने लायक है भी है कि नहीं है। तो इवेल्यूएशन हमेशा एंड में आएगी, तो आप यहाँ से भी ये कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यार्न आर नॉबेल्टी यार्न। एग्जैक्ट क्वेश्चन 2012 में हमने सॉल्व किया था, कौन से नॉबेल्टी यार्न नहीं है। वहाँ पे पूछा था नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग यार्न आर नॉट नॉबेल्टी यार्न। अब यहाँ पे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉबेल्टी यार्न,
ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कि PYQ जो है सॉल्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लास्ट टाइम 2012 में पूछा था कौन से नोबेल्टी यार्न हैं, 2013 में सेम क्वेश्चन दे करके पूछ लिया कौन से इसमें से हैं, वहाँ पे नहीं पूछा था, यहाँ पे है पूछा था। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, वो 2012 के पार्ट में कहीं पे ढूंढ के ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि नोबेल्टी यार्न क्या है और कौन सा इसमें से नोबेल्टी यार्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका गिव द करेक्ट सीक्वेंस इन मर्चेंडाइजिंग ऑफ अपेयरल्स। अपेयरल की मर्चेंडाइजिंग का करेक्ट सीक्वेंस दे दो। सबसे पहले तो आप समझिए कि मर्चेंडाइजिंग ऑफ अपेयरल्स होता क्या है, अपेयरल मर्चेंडाइजिंग होता क्या है। तो अपेयरल मर्चेंडाइजिंग एक प्रोसेस होता है जो क्लॉथिंग एंड फैशन आइटम्स की प्लानिंग, प्रमोशन और सेल को मैनेज करता है। क्या होता है, जो भी आपका फैशन, जैसे आपका फैशन है, क्या फैशन ट्रेंड है, आपकी किस तरह की क्लॉथिंग है और किस तरह की क्लॉथिंग्स के जो है आइटम्स की जो प्लानिंग है, उनको प्रमोशन के लिए और उनकी जो है सेल को मैनेज करता है। क्या है, एक प्रोसेस है जो क्लॉथिंग एंड फैशन आइटम की प्लानिंग, प्रमोशन और सेल को मैनेज करता है। इसका जो मेन मकसद होता है, जो उसका मेन गोल है कि वो ये है कि क्लॉथ्स को इफेक्टिवली मार्केट किया जाए और कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए। कैसे अपैरल मर्चेंडाइजिंग में क्या है, कैसे क्लॉथ को जो है मार्केट किया जाए और उन तक पहुंचाया जाए। पहले तो प्लानिंग करनी है कि कैसे फैब्रिक को जो है क्रिएट किया जाए, कैसे प्रमोशन किया जाए, किस तरह का प्रोडक्ट उनको एक मार्केट में नीड है, तो इफ़ेक्टिवली मार्केट किया जाए जो भी क्लॉथिंग है, और कैसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए, इसका ये मेन गोल है। तो अब इन्होंने पूछा है कि इसके क्या स्टेप्स हैं, क्या सीक्वेंस रहने वाला है। फैब्रिक सोर्सिंग, प्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन एंड ट्रैकिंग। तो प्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन एंड ट्रैकिंग वाली चीज़ें तो जो जाहिर सी बात है, ये तो या तो बीच में होंगी या एंड में होंगी। कॉस्टिंग एंड निगोशिएशन, सबसे पहले बातचीत करना, प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट रहने वाली है, किस तरह का आपको प्रोडक्ट चाहिए किसी अगर मार्केट में, तो वो वाली चीज़ें। प्रिपेयरिंग लैब डिपिंग्स, प्रिंटिंग एक्सेट्रा, वो तो फाइनल करने के बाद ही होएंगी। तो इस तरह से आपने बीच का या फिर लास्ट का या फिर स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। तो हमको पता चल गया कि सबसे पहले यहाँ पे कॉस्टिंग एंड निगोशिएशंस। कॉस्टिंग एंड निगोशिएशन में क्या होता है, कॉस्टिंग एंड निगोशिएशन में सबसे पहले प्रोडक्ट के कॉस्ट और सप्लायर्स के साथ टर्म्स डिसाइड किए जाते हैं। जिसको हमने प्रोडक्ट अपना सप्लाई करना है, उसको हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि हमने आपको फ़लाना फ़लाना कपड़ा जो है आपको सप्लाई करना है, तो आपको वो कितने में ख़रीदना है। मतलब कॉस्टिंग एंड निगोशिएशन में सबसे पहले प्रोडक्ट के कॉस्ट और सप्लायर के साथ टर्म्स डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ से 2 को एलिमिनेट करो, या तो इसका ए आंसर होगा या बी होगा। फिर सेकंड है आपका फैब्रिक सोर्सिंग। फैब्रिक सोर्सिंग का क्या मतलब होता है, फैब्रिक सोर्सिंग का यहाँ पे ये मतलब है कि सूटेबल फैब्रिक मटेरियल। मतलब आपने किसी वेंडर के साथ, किसी सप्लायर के साथ बातचीत कर ली, आपने उनके साथ निगोशिएशन कर लिया, आपने प्राइस फिक्स कर लिया, आपने दोनों तरफ से इस तरह से बजट बनाया जो आप दोनों की गोल्स को मीट करें, मतलब जिसमें दोनों का फ़ायदा है, इस तरह से आपने निगोशिएशन बातचीत कर ली कॉस्टिंग को लेके। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका ये रहा, थर्ड वाला। फिर आप देखोगे कि कौन सी बात इसके में नेक्स्ट है, प्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन एंड ट्रैकिंग होगा, नहीं ये चीज़ लास्ट में आएगी। ट्रैकिंग तो हम हमेशा हर चीज़ की लास्ट में करते हैं। तो अगर इस तरह के आप दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर जो है आपका ए रहने वाला है। ए इसका आंसर है। सबसे पहले हम कॉस्टिंग एंड निगोशिएशन करते हैं, इसमें क्या होता है मैंने आपको समझाया। सेकेंड है आपका फैब्रिक सोर्सिंग से ही समझ जाओ ना। पहले तो आपने सोर्स क्या लिया फैब्रिक का, फैब्रिक का मटेरियल जो है वो सूटेबल है कि नहीं, जो भी आप फैब्रिक को, जो भी आपने वेंडर से बात की है, जो भी उसको चाहिए मटेरियल, जो भी उसको प्रोडक्ट चाहिए, तो जब आप फैब्रिक की सोर्सिंग करेंगे तो आपको उसको वही डिज़ाइन देना है जो आपने बात करी। तो आप फैब्रिक सोर्सिंग करेंगे, फैब्रिक सिलेक्शन करेंगे, मटेरियल को सिलेक्ट करना जो डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। तो इसमें जो भी सप्लायर से फैब्रिक प्रोक्योर करना हो, तो जो भी हमने उससे बात की है उसको इंश्योर करता है कि फैब्रिक क्वालिटी, क्वांटिटी और डिलीवरी टाइम जो है मीट करे। तो ये आपका फैब्रिक सोर्सेज। फिर आपका आता है प्रिपेयरिंग लैब डिप्स। बातचीत हो गई, फैब्रिक सोर्सिंग की बात हो गई, कौन सा मटेरियल देना है, कौन सा क्या करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्रिपेयरिंग लैब डिपिंग्स, प्रिंटिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो गई, बातचीत हो गई, फैब्रिक सिलेक्ट हो गया। अब इसको प्रिपेयर करना है फैब्रिक को।
फैब्रिक को क्या करना है, प्रिपेयर करना है जो भी। तो यहाँ पे फैब्रिक के सैंपल को कलर्स दिए जाते हैं, उनके जो टेस्ट किया जाता है, बहुत सारी कंडीशंस में जो है अप्लाई होगा कि नहीं होगा, हमें क्या पता उसका वेंडर क्या है। हो सकता है उसका वेंडर वो होगा जो स्पेसशिप में काम करता है, तो उसको उससे रिलेटेड चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसको लैब डिपिंग्स में ये सारी चीज़ें भी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी कि वो पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए वो चीज़ सूटेबल है कि नहीं। फिर आपका आता है नेक्स्ट डिवेलपिंग सैम्पल्स। डिवेलपिंग सैम्पल में ये है कि सैम्पल को क्रिएट करना, इनिशियल डिज़ाइन का प्रोटोटाइप बनाना, फिर उसका प्रोडक्ट को लुक और फील दिखाना, मतलब इस तरह से, ठीक है, मतलब जहाँ पे फाइनल किया, फिर प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करने ला, फाइनली जो डिज़ाइंस को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना। अगर वो चीज़ फाइनल हो जाती है फिर हम उसको ट्रैकिंग भी कर लेते हैं कि हाँ भाई प्रोडक्शन के प्रोसेस को जो भी उसके इश्यूज़ वगैरह हैं वो उस टाइम पे सॉल्व होते हैं। तो इस तरह से आप ये सॉल्व करोगे, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट आपका गिव द करेक्ट सीक्वेंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विस्कस रेयॉन। विस्कस रेयॉन एक फैब्रिक है, किस तरह से ये फैब्रिक बनता है, विस्कस रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग में क्या सीक्वेंस है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ये टेक्सटाइल से पूछते हैं, कभी कभी पूछते हैं कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग, सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग, कभी पूछते हैं स्टेप्स क्या रहते हैं, कौन सी चीज़ कौन सी टर्म्स, ठीक है, इस तरह से पूछते हैं। तो बात करते हैं हम विस्कस रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेयॉन क्या है। रेयॉन आपका एक फैब्रिक है और विस्कस जो है वो इसकी एक टाइप है। तो विस्कस रेयॉन जो है वो आपका सेल्यूलोस बेस्ड है, मतलब आपका जो एक तरह से फैब्रिक है जो किससे बनता है, आपका वुड पल्प से बनता है, वुड पल्प और या फिर आपके जो भी प्लांट बेस्ड होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं कोई पर्टिकुलर प्लांट्स वहाँ से बनता है। तो ये सेल्यूलोसिक है, इस पर मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगी, ठीक है। सेल्यूलोसिक है आपका रेयॉन। तो अब इन्होंने पूछा है कि विस्कस रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं। तो स्टीपिंग, प्रेसिंग, श्रेडिंग, एजिंग, जेंटेशन, डिज़ोल्विंग, राइपनिंग, इस तरह से तो इनके बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। आपको यहाँ पे 4 ही स्टेप दिए हैं